इंडियन आर्मी की जो स्पेशल फोर्सेस है वो कैसे टास्क पूरा करती है। और मुझे मेरा ये सौभाग्य है कि मैं देश के ऐसे ऐसे ऑपरेशंस में मैंने हिस्सा लिया है। ऑपरेशन राइनो जो असम में मैंने लिया, ऑपरेशन ऑर्चिड नागालैंड में किया, ऑपरेशन पराक्रम जम्मू एंड कश्मीर में किया, ऑपरेशन कारगिल जो जम्मू एंड कश्मीर में किया, ऑपरेशन हिफाजत मणिपुर में किया 1, ऑपरेशन हिफाजत 2 मणिपुर में किया, ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर में किया। उसके बाद जो आखिरी वाला मेरा ऑपरेशन था यूएन मिशन साउथ अफ्रीका कॉन्गो। तो ये सभी ऑपरेशंस का कुछ ना कुछ अनुभव हमें ऐसा आता है कि आपको देश के लिए मैं क्या कर सकता हूं, सर्वोच्च मतलब देश के लिए मेरा कर्तव्य क्या है। और वो कर्तव्य मुझे बताता है कि जो ये छाती पे मेरे जो लगा हुआ है बलिदान परम धर्म। और मैं एक पैराट्रूपर हूं, मैं एक स्पेशल फोर्सेस का एक नुमाइंदा हूं। और मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं कि अगर मैं अपने देश की सुरक्षा के लिए मैंने अपना पैर खोया, मैंने कोई मेहरबानी नहीं की देश के ऊपर। ये तो मेरा फर्ज बनता है, ये मेरा कर्तव्य है। क्योंकि मेरी ये चौथी पीढ़ी जो है सेना में है। मेरे दादाजी थे, दादाजी के बाद मेरे दादाजी के मेरे 4 काका चाचा जो है सेना में थे, और 4 चाचाओं के हम 7 भाई सेना में हैं। और ये हमारी जो एक परंपरा चलती आई है देश के लिए सेवा करने की, और ये मैं अपना भाग्य समझता हूं। ऑपरेशन विजय के बारे में बताता हूं। ऑपरेशन विजय जो कारगिल के नाम से जाना जाता था, और कुछ ऐसी गतिविधियां वहां पे पाई गई कि ऑपरेशन में हमें, क्योंकि हमारी सेना जो थी लोअर टाउन में थी और पाकिस्तानी सेना ऊपर बैठी हुई थी। सेना का जो नेतृत्व उस टाइम पे जो मेरे कमांडिंग ऑफिसर थे आईजे क्राफ्टो कीर्ति चक्र, उनको आदेश मिला। और 3 मई की बात है, 3 मई को हमको आदेश मिला कि अपने मेरा यूनिट था जोरहाट असम में, असम से हम चले गए श्रीनगर में, श्रीनगर से हमको आगे वाला टास्क मिला कुमरी और द्रास सेक्टर में तोलोलिंग पहाड़ी है, वो हमको कैप्चर करनी थी। राइट साइड में है टाइगर हिल, इधर है तोलोलिंग, और बाकी की है वो मॉस्को वैली। और इसके बारे में आपको शायद राजेश सर अच्छी तरह से बता सकते हैं, उनको मालूम है क्योंकि उन्होंने ऑन ग्राउंड उधर गए हुए हैं। तो ये सब लड़ाई एक्चुअल हुई क्यों, इसका कारण क्या था। और ये कारण जब आप ढूंढोगे तो आपको पता चलता है कि पाकिस्तान कितनी गद्दारी करता है हर हमेशा, हमारे साथ क्यों ऐसा करता है ये इसका, और उसका मुंह तोड़ जवाब हमने टाइम पे उनको दिया है। अभी बहुत ही जल्दी 16 तारीख आने वाले 16 दिसंबर, जहां जिस दिन हमने उनको 96,000 सैनिकों को घुटने पे बिठाया था, लेकिन वो भूला नहीं चीजों को, कुछ ना कुछ उसकी हरकतें करते रहता है और हमें उस्काते रहता है। तो हमारा काम था कि तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर जब हम चढ़े, बर्फ और मौसम साथ नहीं दे रहा था, आतंकवादी या उनके मुजाहिदीन वो लोग बोलते हैं, और कुछ तो उनके नॉर्दर्न इन्फेंट्री के कुछ सैनिक थे जो पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे, वो हमारे ऊपर गोला बारूद करते। NH1 जो श्रीनगर से लेह लद्दाख तक जाता है रास्ता, वहां पे उन्होंने उसको ऊपर उन्होंने अटैक किया था, और वो रोड ऊपर जाने के लिए उन्होंने बंद कर दिया था। तो जैसे कोई भी कॉन्वॉय जब श्रीनगर से लेह तक जाती थी, उनके ऊपर वो अटैक करते थे, और ऊपर वाला जो रसद जो ऊपर पहुंचती है वो पूरी बंद कर देते थे। इसमें हमारा टास्क था कि तोलोलिंग के ऊपर हम द्रास सेक्टर में नीचे पहुंचे। कुछ 4-5 दिन का हमको टाइम मिला क्लाइमेट चेंज करने के लिए, हम वहां से क्लाइमेट चेंज किया। उसके बाद जिस एक रात की समय 5-6 बजे थे, ऊपर से बमबारी आई, और हमारा जहां पे हमने रुके हुए थे हमारे टेंट के ऊपर उनका बॉम्ब गिरा, और हमारे 4 जवान वहां पे वीरगति को प्राप्त हुए। तो फिर वहां से शुरुआत हुई। श्री गोपीनाथ जी मुंडे की आज जन्म जयंती है,
उनको मैं आदरांजलि अर्पित करता हूं, विनम्रता से उनकी पवित्र स्मृति को अभिवादन करते हुए आज के अथर्व फाउंडेशन के इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हमारे सभी के भारतीय सेना के शौर्य चक्र विजेता और जिन्होंने अपनी बहादुरी की कहानी हम सबको सुनाई, ऐसे हमारे पैरा कमांडो श्री मधुसूदन सुर्वे जी, उनके साथ यहाँ पर उपस्थित वैसी ही उनकी भी कहानी है, लेकिन अपनी कहानी बयां करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन वो हर सैनिक जिसने अपने बहादुरी से हिंदुस्तान की इस जमी को सुरक्षित रखा है, ऐसे हमारे मेजर मनोज सिन्हा भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने मुंह के नीचे जब गोलीबारी हुई और एक गोली अपने मुंह के नीचे का, जिसको हम जबड़ा कहते हैं, उसको चीरते हुए चली गई और अपने गर्दन में भी गोली लगी। ऐसे माहौल में भी लड़ते समय अपनी देश के लिए लड़ने का हौसला रखने वाले हमारे मित्र मेजर मनोज सिन्हा जी का भी मैं स्वागत करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम की रचना मेरे साथ की। लगातार एक नहीं बल्कि पिछले 12 वर्ष तक मिलिट्री की सेवा करने का मौका हम सबको मिला, लेकिन जिन्होंने जिंदगी के 40 साल भारतीय सेना में बिताए और जब वो रिटायर हुए तो उसके पहले एक नहीं, दो नहीं, तीन युद्ध का अनुभव उनको मिला। एक अनुभव तो ऐसा था कि जहां पर मेजर अब्दुल हमीद, जो टैंक के बम के द्वारा टैंक के परछत्ते उड़ाने वाले, उनके साथ जब लड़ने का मौका उनको था और उनके टैंक में भी एक बम आके गिरा, लेकिन वो बम फटा नहीं। बम न फटने के किस्से भी बहुत होते हैं युद्ध में, बम आके गिरता है लेकिन फटता नहीं है। वैसे अपने टैंक में बम आके गिरने के बाद वो फटा नहीं, लेकिन 1985-86 के पश्चात श्रीलंका के साथ युद्ध करते समय भारतीय सेना के जवान जब एनडीटी के साथ युद्ध हुआ तो वहां पर जाफना में पैराट्रूपर करके जब उतरे तो प्रभाकरन ने लगाए हुए जमीनी सुरंग में करीबन 800 जवानों के पैर गए और उसमें एक जवान ऐसा था जो तीसरे युद्ध में लड़ रहा था। वो जवान आज अपने साथ बैठे, वो कर्नल राजे, जिन्होंने पिछले 12 वर्ष तक, यानी ये हमारी जो एक कामगिरी है, जो राजनीति के उस पार लेते हुए हम काम करते हैं, उसमें मेरा साथ उन्होंने निभाया। वैसे पूरे देश भर में शहीदों के बेटियों को पढ़ाने के लिए लैपटॉप का वितरण करने वाले मेरे सबसे साथी कर्नल राजे है। हमारे अथर्व फाउंडेशन की उपाध्यक्षा, जो आजकल गांव में जाके मनोरी गोराई में छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करती है, ऐसी श्रीमती वर्षा राणे। मेरी ये कल्पना, वैसे तो हम ये कार्यक्रम नहीं करते क्योंकि हमें शौर्य की बातें लोगों को बताना है, न बल्कि हमारा सैनिक जो दिव्यांग हो चला है उसकी कहानी हमको बतानी नहीं है, लेकिन हमारे सैनिक का जो हौसला है, जो हिम्मत है, जो ताकत है, जो निष्ठा है, वो निष्ठा लेके वो चलता है। तो हमें भी कभी कभी लगता है कि नागरिकों के मन में इस देश के बारे में क्या आता है। तो हम दांडिया करते हैं, नवरात्रि करते हैं, उत्सव मनाते हैं, गणपति करते हैं, दिवाली करते हैं, लेकिन ऐसे माहौल में भी कुछ नागरिक ऐसे हैं जो ये खुलेआम से कहते हैं कि मैं नवरात्रि में मदद नहीं करूं, मैं गणपति में मदद नहीं करूं, मैं दिवाली में मदद नहीं करूं, लेकिन आपके मन में जो बात है सैनिक को मदद करना है, वो सैनिक के लिए 5 लाख नहीं 25 लाख रुपए देने के लिए तैयार हुआ है। ये मामला पैसे का नहीं है, आपके पास कितना पैसा है, ये मामला आपके पास दिल कौन सा है। ये दिल ऐसा है कि आपको लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन संतोषी माता के दर्शन करके आप जब नीचे उतरते हो और यह पता लगता है कि आपकी बस को रुका गया है या रोका गया है,
क्योंकि आगे आतंकवादियों ने हमला बोला है और उसमें से एक गोली आती है और आपके बाजू में बैठे हुए व्यक्ति को लग जाती है और आपको लगता है मेरे पास तो 100 करोड़ बैंक में है, एक गोली लगेगी तो उस 100 करोड़ का क्या होगा। ना बीवी को फोन कर सकते हो, ना बच्चों को फोन कर सकते हो, और दूसरी गोली आती है बिल्कुल फेफड़ों के नीचे लगती है। जीवन मरण के अंत में एक गोली का फासला बचता है। ना बैंक मैनेजर फोन करता है, ना आपकी पत्नी फोन करती है। कोई फोन करता है तो पूछता है कि बैंक में कितना है, जल्दी भेज दो, मर जाओ तो चल जाएगा। ये जीवन मृत्यु का दौर है और ऐसे समय में ये कार्यक्रम हम जो करते हैं, ये अपने नागरिकों को अपने शौर्य करने वाले, ये देश की सीमा को सुरक्षित रखने वाला, ये देश की सीमा को सुरक्षित रखते समय अपने प्राणों का बलिदान कर देने वाला सैनिक अगर बच जाता है तो उसके लिए देश का नागरिक क्या करता है। जिन्हें मंत्रालय में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी या फिर सरकार के साथ काम करने वाले अलग अलग लोग अपनी तनख्वाह कब बढ़ती है, 7वां वेतन कब आता है, 8वां कब आता है, 9वां कब आता है, और मरने तक मेरे बैंक में कितने पैसे जमते। कमांडो श्री मधुसूदन सुर्वे, इन्होंने एक ऑपरेशन में अपने एक पैर को खो दिया था। आज अथर्व फाउंडेशन के माध्यम से उनको इलेक्ट्रॉनिक पांव देने का कार्यक्रम था। इसके लिए हमारे साथ कर्नल राजे, श्री उन्नी कृष्णन, मेजर मनोज सिन्हा, श्रीमती वर्षा राणे और परेश गांधी उपस्थित है। हम सब जानते हैं कि देश की सेवा करते समय बहुत सारे हमारे सैनिक जख्मी होते हैं। बहुत सारे सैनिक इस देश की सीमा को सुरक्षित रखते समय अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं और ये देश के तिरंगे की हिफाजत करते समय, अपने प्राणों का बलिदान करते समय अपने प्राणों की कुर्बानी कर देते हैं। ऐसे समय के पश्चात उनके परिवार तक पहुंचने का काम अथर्व फाउंडेशन पिछले 12 वर्षों से करती है। चाहे शहीदों के परिवार के साथ जाते हुए उनको मिलना या फिर शहीदों के बेटियों को आधुनिकता से पढ़ाने के लिए उन तक कंप्यूटर पहुंचाना। देश भर के अलग अलग हिस्सों में मैं स्वयं जाता हूं और हमारे देश के उन शूरवीरों की कहानी आज के हमारे इस पीढ़ी को बताने के लिए हम प्रयास करते हैं। और इसके लिए उसी सीढ़ी का एक प्रयास हमारे शूरवीर कमांडो मधुसूदन सुर्वे जी को जब हमने ये पैर देने का निर्णय किया, इलेक्ट्रॉनिक पैर देने का निर्णय किया, तो हमें लगा कि ये देश भर के हमारे सैनिक है जो हमारे भारतीय लोगों के लिए प्रेरणा देते हैं। लगातार देश भर की चिंताएं बढ़ाने वाला संकेत जब हमें मिलता है, चाहे वो चीन की गलवान घाटी में हिंसक झड़प में बलिदान करने वाले, शहीद होने वाले हमारे सैनिक, या फिर देश की सीमा सुरक्षित रखते समय पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ शूरता से, वीरता से लड़ने वाले हमारे सैनिक, ऐसे सभी सैनिकों के लिए, उनके परिवार के लिए काम करने वाला अथर्व फाउंडेशन आज हमारे साथ विशेष रूप से कमांडो मधुसूदन सुर्वे उपस्थित है। मैं आप सबकी ओर से उनको अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के बारे में वो आपको बताएं। थैंक यू सर, धन्यवाद सर जी। मैं मधुसूदन सुर्वे, शौर्य चक्र। आज मैं अथर्व फाउंडेशन के सर्वा राणे सर जो है, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज मुझे ये जो लिंक दिया है और मुझे दौड़ाने के लिए उन्होंने जो कोशिश करी है, मैं आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, सही मायने में मैं दौड़ूंगा और मुझे, मेरी जो इच्छा है कि मैं एवरेस्ट चढ़ूँ इस पैर से। और देखो, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप पैर से क्या नहीं कर सकते। अभी मुझे मालूम है, अगर अभी भी अगर किसी शहर में बाढ़ आती है तो इस पैर से, इस टांग से मैं पानी के अंदर कूद सकता हूं, क्योंकि मैं डाइवर हूं, मैं सिर्फ डाइवर हूं। मैं पानी के अंदर कूद के, मुझे अगर देश के लिए काम आना है तो मैं किसी जान बचा सकता हूं, क्योंकि इसके अंदर लॉकिंग सिस्टम है और वो जब लॉक होगा तो निकलेगा नहीं। मैं तैर सकता हूं इससे, क्योंकि वो कला मुझे आती है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं इनका इतना अभी
आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो भी मेरे साथी बैठे हुए हैं, कर्नल साहब है, कर्नल राजे साहब है, उन्नी साहब है, गांधी सर ने जो यहाँ से प्रयत्न करके मुझे आज खड़ा किया है, राणे सर ने किया है, राणे मैडम ने जो आज जो प्रयत्न करके आज मुझे नहीं खड़ा किया, आज मेरी संपूर्ण भारतीय सेना जो है मेरे ऊपर या आप सभी के ऊपर जो गर्व कर रही है, क्योंकि हर क्षेत्र में कोई ना कोई अपना देश के लिए बलिदान देता है, लेकिन उनको पहचानने के लिए, उनके दुख को जानने के लिए राणे सर बाहर निकले हैं। और ये जो सब कुछ ये जो कर रहे हैं, उनके लिए आज पूरे देश का साथ होना चाहिए, क्योंकि राजनीति से परे, राजनीति इनके अंदर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब मुझे वो मिले थे, उन्होंने कभी राजनीति का सवाल नहीं पूछा था। उन्होंने पूछा कि मैं आपको दौड़ के देखना चाहता हूं, और आज उन्होंने मुझे आज खड़ा किया दौड़ने के लिए, और मैं आपको चाहता हूं कि मैं दौड़ूंगा नहीं, मैं एवरेस्ट की कोशिश करूंगा कि मैं एवरेस्ट कैसा चढ़ूं। सुरवीर साहब, इससे पहले यूपी की बात, सरकार की बात करें तो लोग बोलते थे सैनिकों का पैसा लोग खा रहे हैं। आज के वक्त में एनडीए जिस तरह के सैनिकों आप जैसे लोगों का मदद करें, इलेक्ट्रॉनिक 5 लाख के फंड का लेग आपको दिया गया, तो क्या परिवर्तन आए इन सालों में? सर, मैं ये जो है ना पॉलिटिक्स वाला कोई मैं आपको जवाब नहीं देना चाहता हूँ, और ना ही मैं एज अ सैनिक, क्योंकि मैं अभी भी सैनिक वर्दीधारी हूँ, मैं इसके बारे में नहीं कमेंट कर सकता। सर, क्या बताइए क्या फर्क है यूपी एनडीए में, क्या फर्क रहा इन सालों में? नहीं सर, इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। विशेष रूप से जब 2014 में एक जगह पे प्रधानमंत्री इस नाते आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री इस नाते सम्माननीय देवेंद्र जी तभी मुख्यमंत्री बने। मैंने 2018-19 में लगातार हमने कार्यक्रम किए, मैंने और कर्नल राजे ने अथर्व फाउंडेशन के माध्यम से। ये सवाल का जो उत्तर है वो इसमें छुपा है कि महाराष्ट्र में सैनिक शहीद होने के पश्चात उसके परिवार को, जिसे अनुदान कहते हैं, वो 8.5 लाख रुपया मिलता था सिर्फ। विचार करो, ये महाराष्ट्र का सैनिक देश भर में, चाहे वो आतंकवादियों के साथ जूझता है, चाहे वो 1962 की लड़ाई हो, 65 की हो, 71 की हो, 84 की हो, 99 की हो, हर तरफ महाराष्ट्र का सैनिक और पूरे देश भर का सैनिक, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, अलग अलग राज्यों से सैनिक निकलता है। महाराष्ट्र से भी सैनिक निकलता है, महाराष्ट्र के है। तो हमने महाराष्ट्र के तभी के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी कि हमारा महाराष्ट्र का सैनिक शहीद हो जाता है, उसके परिवार को हम 8.5 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में देते हैं। ये बहुत कम है। तो देवेंद्र जी ने तुरंत मुख्यमंत्री इस नाते 31 जनवरी 2018 को इस राशि को 25 लाख किया था। 31 जनवरी 2019 को इसको 50 लाख किया था। 26 जुलाई 2019 को षणमुखानंद के कार्यक्रम में इसको 1 करोड़ किया था। और जिसको हम कहते हैं 2 हेक्टेयर जमीन भी अपने शहीद सैनिक को परिवार को देने का निर्णय हमारे उस सरकार ने किया था, जो आज भी जारी है। उसकी सूची मेरे पास आती है। हालांकि ये कार्यक्रम उस सूची को दिखाने का नहीं है, लेकिन फर्क यूपी में और एनडीए में है। तो एनडीए ये देश के सैनिकों के सम्मान में लगातार आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहा है। अथर्व फाउंडेशन और क्या क्या इनिशिएटिव ले रहा है आगे? अथर्व फाउंडेशन ने, जैसे मैंने कहा कि हमने अभी 7 एम्बुलेंस भेजनी है 7 सिस्टर्स में, जिसमें 3 एम्बुलेंस हमने पहले ही भेज दिए है, एक नागालैंड में, एक सिक्किम में और एक मणिपुर में। बचे हुए मेघालय, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल और मिजोरम, यहाँ पर भेजना है। लगातार बेटियों को पढ़ाने के लिए आधुनिकता से कंप्यूटर हम उनके घर तक पहुँचाते हैं। आने वाले समय में बहुत अलग अलग कार्यक्रम हम करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि शहीद परिवार को मिलते हुए उनकी जो समस्याएं हैं वो हम सरकार तक लाते हैं। शहीद परिवारों की घर में जो बेटी है उसको पढ़ाने का काम हम करते हैं। दार्जिलिंग से लेके कलिम्पोंग से लेके सिक्किम तक अलग अलग जिसको हम कहते हैं कि सुविधाएं पहुंचाने का काम करते हैं। शहीदों के छोटे बेटे हैं, अभी एक नया कार्यक्रम मैं कर रहा हूं, जिनको फुटबॉल, बॉक्सिंग या कमांडो बनना है, उनकी अभी हम जानकारी हासिल कर रहे हैं, जिनकी उम्र बिल्कुल 10 साल 12 साल है। ऐसा एक सुयश गुरांग करके 10 साल का लड़का है। जब अपने वो माँ के पेट में था तब उसके पिताजी शहीद हुए। दार्जिलिंग में रहते हैं,
10 साल का है, जब मैंने उसको पूछा कि आपको क्या बनना है, तो उसका उत्तर था मुझे देश का सबसे बहादुर कमांडो बनना है। तो ऐसे नौजवान बच्चों के लिए पूरे देश भर में अथर्व फाउंडेशन काम करता है, और इसके लिए आज के इस कार्यक्रम में हमारे कमांडो मधुसूदन सुर्वे जी आए। उनको हमने आज इलेक्ट्रॉनिक फूट, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसको ब्लेड रनर कहा जाता है, वो आज उन्होंने पहना है। मैं उनके चेहरे पे जो कुछ खुशी देखना चाहता था वो आज मैंने देखी है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमसे ये जो हमने, जिसको हम कहते हैं कि एक छोटी सी हमारी भेंट थी जो हमने उनको दी है। और मुझे लगता है कि भारत देश के सभी प्रतिष्ठित नागरिक देशभक्ति और देश प्रेम के लिए अपने हर सैनिक और अपने देश के सेना के प्रति सिर्फ सम्मान जता के आगे आए, तो अपना देश सही मायने में एक देशभक्त और देश प्रेमी देश कहलाया जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। पुनः एक बार आप सबको धन्यवाद। सुनील जी, जैसे आपने आज पहली बार दिया देंगे एक सैनिक को, तो और भी हजारों सैनिक हैं जिस तरीके से जिनकी जरूरत है, आगे क्या अथर्व फाउंडेशन कितने लोग तक पहुँचा? बहुत करेंगे। अथर्व फाउंडेशन तो करते रहता है। आपको कमांडेंट चीता की कहानी तो पता है। तो ऐसे हर सैनिक के लिए तो हम कोशिश करेंगे, और अगर हिंदुस्तान के प्रतिष्ठित नागरिक जो क्षमतावान है वो हमारे साथ जुड़े, तो बहुत सारे सैनिक जो दुर्भाग्यपूर्णवश से लड़ाई में या फिर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ करते समय जख्मी हुए हैं, उन तक भी हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। सर, आखिरी क्वेश्चन कि विचार कैसे आया? इतना सब कुछ आप सैनिकों के लिए करते हैं, विचार कहाँ से आपके अंदर पैदा हुआ? नहीं, ये विचार मेरे पास ऐसे आया कि 2010 में मैंने और कर्नल राजे ने ये बात सोची कि बहुत सारे सैनिकों को हम भी मिलते थे। मेरे घर में मेरी जो बहन है, उसके पति स्क्वाड्रन लीडर थे जब हम स्कूल में थे। 1978 की बात होगी, जब अपने राष्ट्रपति वीवी गिरी को छोड़ने के लिए हिमालय में सेना के हेलीकॉप्टर गए थे। तो सेना के हेलीकॉप्टर में कुछ गड़बड़ी हुई और 3 हेलीकॉप्टर वहाँ पर क्रैश हो गए। उसमें हमारे सिस्टर के पति जो थे स्क्वाड्रन लीडर मनोहर राणे, उनका निधन हुआ था। तो तब से मेरे दिल में ये बातें चलती थी कि कुछ ना कुछ अपने को ये करना है अपने तीनों दलों के जवानों के लिए, चाहे थल सेना हो, जल सेना हो, वायुसेना हो। और इसके लिए हमने कार्यक्रम की रचना की। देश भर के सैनिकों के लिए हम काम करते हैं, चाहे वो हरियाणा का सैनिक हो या फिर पंजाब का सैनिक हो या फिर गुरेज बॉर्डर पे लड़ते हुए शहीद होने वाले हमारे बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जिनके घरों में हम जाते हैं, हमारी पत्नी भी जाती है। और ये लगातार काम चलते रहता है, चाहे हम विधायक हैं नहीं है। और ये काम इतना बड़ा जोर शोर से हम करेंगे आगे आने वाले समय में, जो कोरोना के काल में 2 साल में हमने उसको रुकाया था। आने वाले समय का हमारा वन फॉर ऑल जो ब्रांड है अथर्व का, जो देश के सैनिकों के सर्वोच्च सम्मान का कार्यक्रम कहा जाता है, देश के शहीदों के सम्मान में इस बार हम दिल्ली जाने वाले हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम न्योता देने वाले हैं कि ऐसे सबसे बड़े कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने इस कार्यक्रम में आके उसकी शोभा बढ़ाए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भी एक देशभक्त है। इसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसे कार्यक्रमों में हम उनको आदरपूर्वक बुलाने की मांग रखने वाले। सुनील राणे जी, आप एक तरीके से सैनिकों को सम्मान करें कार्यक्रम है, क्योंकि मैं जो मेरा वन फॉर ऑल का कार्यक्रम है, हमारे मेजर मनोज सिन्हा जी है, वो हमारे एक सबसे बड़े स्पीकर है, वक्ता है, देश के लिए उन्होंने भी सेवा की है। तो हम इस बार दिल्ली करेंगे, और दिल्ली में हमारे जो शहीद परिवार है उनमें से हम सिलेक्ट करते हैं किसको बुलाना है उनके परिवार को, और उनको हम सभी परिवार को 10 परिवार को हम 2-2 लाख रुपए की राशि देते हैं, एक मदद इस रूप में। और उनके घर में जो बेटी है उनको पढ़ाने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि 26 जनवरी ये तो प्रजासत्ताक दिन है, सबसे महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 1950 को संविधान इस देश को देने वाले हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सम्मान भी उसी दिन हम संविधान के रूप में करते हैं, जो संविधान उन्होंने हमें दिया था। और इसके लिए मुझे लगता है